तो हम क्या कह रहे हैं? Not it. अब आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि मान लो कि कोई पाइप है, उसमें से पानी हमारा नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, राइट। बर्नौलीज थ्योरम एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन हमने क्या पढ़ रखा है कि वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। याद है कुछ? कौन सी थी? वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें कहते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लगती हैं वो एक तरीके से कौन कौन सी लगती है? तो यहाँ पे लगती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक्चुअली, जो कि बराबर, क्योंकि इस वाले फ्लो में अभी हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स कह रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव जैसे हमने विस्कस फोर्स नहीं माना, रोटेशन वाला नहीं माना, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कहने का मतलब है कि इसमें लॉसेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। तो हम सीधा सीधा क्या कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ काम करेंगे। तो वर्क डन पे कंजर्वेटिव क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ। पक्का क्लैरिटी है? अब हमने क्या कहा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी? तो हमने कहा कंजर्वेटिव फोर्स होती है इस वाले केस में। अब सोच के देखो, पानी नीचे से ऊपर कब जाता है? जब प्रेशर नीचे ज्यादा होता है और ऊपर, भाई ऊपर नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है तभी तो ऊपर जाएगा। नहीं है बस में मोटर इसीलिए चलाते हो प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो एक तरीके से हमारे पास तीन प्रेशर्स आते हैं इसमें। पहले मैं थोड़ा सा प्रेशर के बारे में तो हम लोगों को बताया था, नहीं तो ये चीजें सब कम समझ में आएंगी। तो क्या कह रहे हैं हम? अब यहाँ पे ना एनर्जीज ना तीन टाइप की होंगी। एनर्जीज यहाँ पर तीन टाइप की होंगी। पहली आएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। क्या बात समझ में आ रही है? mgh। इधर ध्यान दे ले बेटा। क्या हो गया? हाँ भाई, क्या हो गया? आज ध्यान कम है जरा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। और इसी तरीके से एक होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, इस प्रेशर एनर्जी में भी तुम बस ऐसा मानो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम बोलते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना है तुम लोगों ने गैसियस इक्वेशन में? पी मल्टीप्लाई वी क्या है? एक तरीके से प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी है। तो यही एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी हो गई। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी है पक्का? अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं भाई? इस एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये प्रेशर एनर्जी हो गई ना, ये प्रेशर एनर्जी है। अब हमने क्या कहा? इस प्रेशर एनर्जी को एक तरीके से mg से डिवाइड कर दो, वेट से डिवाइड कर दो, लिक्विड वेट। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय mg किसके बराबर हो गया? h के। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय mg, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय mg। m से m कट गया, कितना बचा? v स्क्वायर अपॉन कौन सी? ये ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल है। तीसरी क्या आई? प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी में हम क्या कह रहे हैं? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर पी आर लिख लेते हैं प्रेशर एनर्जी को, डिवाइडेड बाय क्या कह रहा हूँ? एम जी। प्रेशर एनर्जी में क्या था? प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर या नहीं? लेकिन मास को क्या लिखते हो? मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, प्रेशर अपॉन रो जी। ये देखो ये सारे एक तरीके से ये इसको इस एच को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम जी है ना, वेट ऑफ द लिक्विड। इसको कहते हैं एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का हेड। पोटेंशियल एनर्जी हेड। हेड एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे कितना पानी ऊपर जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी का हेड। एम जी से डिवाइड किया क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि ये काम आएगी अभी। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेट ऑफ द लिक्विड, और प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय वेट ऑफ द लिक्विड। क्लैरिटी है? काम आती है ये अभी इसलिए से। जो बर्नौलीज की इक्वेशन बनेगी वो एक्चुअली क्या बनती है? वो बनती है पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बनती है, इस वजह से ये चीजें आ रही हैं। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। क्लैरिटी है? हम क्या कह रहे हैं?
लिक्विड के अंदर एक तरीके से तीन टाइप्स की एनर्जी होती है। तो एक तो पोटेंशियल और काइनेटिक तो हमारे पास पार्टिकल पे थी। अब एक नई टाइप की एनर्जी आती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर एनर्जी। और अब उस प्रेशर एनर्जी को हमने लिखा पीवी, एक तरीके से प्रेशर इनटू वॉल्यूम। फिर हमने तीनों को वेट से डिवाइड कर दिया लिक्विड के। तो लिक्विड के वेट से डिवाइड करा तो एच वी स्क्वायर अपॉन टू जी और पी अपॉन रो जी हमारे पास आ गया। ये इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से हम कहें सबकी यूनिट ना मीटर्स में होगी। सबकी यूनिट मीटर्स में है, एक तरीके वी स्क्वायर अपॉन टू जी भी मीटर है, पी अपॉन रो जी भी एक तरीके का मीटर ही है। ये एक तरीके से बता रहा है कि अगर इतना प्रेशर होगा तो कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट पानी जा सकता है, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो। क्लैरिटी है, बढ़े आगे। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है, ये कर दी। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है ना, मतलब यहाँ पे हम दे चुके हैं प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर है पहले से, है ना। अब हम कह रहे हैं प्रेशर एनर्जी इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी होंगी, कंजर्वेटिव फोर्स की तरह ही है। ठीक है। तो अब प्रेशर एनर्जी क्या काम करेगी, तो हमने कहा भाई यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कुछ काम कर, जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कंजर्वेटिव के लिए बताया था, क्या होता था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होती है उसमें। तो इनिशियल माइनस फाइनल होती है, मतलब अगर मैं प्रेशर एनर्जी की बात करूं, तो इसी के अंदर अगर मैं प्रेशर एनर्जी की बात करता हूं तो इंटर इनिशियल एनर्जी कितनी है, P1 V1, और फाइनल कितनी है, P2 V2। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं। बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से अगर मैं वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, mgh1 माइनस mgh2। इसमें कोई डाउट। ये दोनों क्या है, हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दोनों की वजह से क्या काम, ये दोनों वर्क एनर्जीज ही हैं एक तरीके से जो कन्वर्ट हुई। तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस mgh1 माइनस h2 किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज बताओ। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं, अगर मैं और थोड़ा अच्छा लिखूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखना चाहिए मुझे m1 m2। हेलो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मास एक तरह, वैसे तो सेम ही आना है लेकिन ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, m1gh1 माइनस m2gh2, ये हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे अब, कि m1gh1 माइनस m2gh2 विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू mv2 का स्क्वायर और m2v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज बताएं। क्लैरिटी है, देखो भाई क्लैरिटी है यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, सारे मास एक वी वन वाले को एक तरफ ले आओ, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तो तुम्हें सीधा सीधा दिखेगा कि सारे वन एक तरफ आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे P1 V1 प्लस m1gh1 प्लस हाफ m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 V2 प्लस m2gh2 प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। एनी डाउट। ध्यान से देखो, सारे टू टर्म्स एक तरफ आ गए और वन टर्म्स एक तरफ आ गए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से कंजर्व्ड है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, या कांस्टेंट है समझ लो। बर्नौलीज थ्योरम क्या कर रही है, एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रही है। क्लियर है। अच्छा, प्रेशर एनर्जी हमारी हमने क्या बोला, P1 V1। तो P1 V1 m1gh1 और m2gh2। तो m1 को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू V1 इंटू g इंटू h1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1। ये वॉल्यूम हो गया ना, ये तो ये वॉल्यूम हो गया, ये V1 का स्क्वायर। एनी डाउट यहाँ तक। ये V1 वॉल्यूम है और ये V1 एक तरीके से वेलोसिटी है। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बताएं। क्लैरिटी है भाई। अब हमने क्या किया, एक तरीके से ये रो V1 और G से डिवाइड कर दिया। ये वॉल्यूम V1 है ना, ये भी वॉल्यूम V1। जब इससे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, P अपॉन रो G, V1 से mg से।
डिवाइड बाय रो V1 इंटू जी। कोई डाउट? रो V1 अपॉन जी, तो P अपॉन रो जी आ गया, प्लस रो V1 जी गया, H1 आ गया। ठीक है, वैसे तो इसमें से अब वन भी हट ही जाएगा, तो वन का भी कोई लॉजिक नहीं बनता अगर ढंग से देखो तो, कि जो मैंने कांस्टेंट कह ही दिया ऊपर आ ही गया, तो वन भी बताने का कोई मतलब नहीं ऐसा ना। तो अब क्या हुआ, ये H हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, रो उससे रो कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V² अपॉन 2G। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बता। ये बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। कोई भी डाउट है तो बताएं। इससे पहले वाली मतलब ये वाली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी, वो तो मैंने बताया था एनर्जीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? ये बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। बर्नौलीज थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम हो गई, जो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। आसान भाषा में देखो, पानी है, वो हमें नीचे से पाइप में डाला और वो ऊपर से निकल रहा है एक तरीके से। तो अब जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसकी एक मोटा मोटा मायने में देखो तो उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो कम हो जाती है। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है जितना वो ऊपर जाता है। अब जब प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर जा किस में रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, ऊपर जाते हुए। ठीक है, दूसरा, जब वो कंस्ट्रेंट नहीं रहता तो वो बाहर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका एरिया क्या है। तो वही सारी एनर्जी कौन सी, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, आपस में इंटरचेंज होती रहती है। कब, जब हम मानते हैं कि बाकी सारे जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, रोटेशन है, विस्कोसिटी है, वो सब जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आई है? कोई भी डाउट? मोटर कर क्या रही है, एक तरीके से मोटर प्रेशर इंक्रीज करती है वहां पर। ठीक है ना, बेसिक बेसिक लॉजिक है। अब हमने क्या कहा, इसी चीज का एप्लीकेशंस हैं अलग अलग चीजों के अंदर। जैसे एक एप्लीकेशन तुमने पढ़ रखी होगी कुछ ऐसी, ये वाली। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन ऑफ इफ्लक्स, वो कह रहा है कि हाउ फार द लिक्विड विल फ्लो फॉल फ्रॉम द बेसिकली फ्लास्क। फ्लास्क से कितना दूर पानी गिरेगा, कब, जब बिल्कुल जो होल है वो आपका नीचे यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, नीचे हाइट कितनी दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं दे रखी। लेट्स से इसको भी हम क्या माने, एच ही मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि भैया पहले ये सोचो कि इस लिक्विड पर ध्यान देखना, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से पानी निकल रहा है, क्या सबको ये बात तो समझ में आ रही है भाई, यहाँ से होल होगा तो पानी ऐसे जाएगा, हाँ कि ना। अब मैंने कहा जब ये पानी ऐसे जाएगा, तो इस जो यहाँ पे ही पानी है, मतलब जो यहाँ पर पार्टिकल है और जो यहाँ पे पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में पहले मैंने बैलेंस, एनर्जी बैलेंस करा। सोच के देखो, इधर जो पार्टिकल है और जो इधर, या इसको थोड़ा पीछे दे देते हैं, जो पार्टिकल यहाँ पे है 1 और जो पार्टिकल यहाँ पे है 2, इन दोनों में क्या फर्क है। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि इस 1 के ऊपर ये बहुत सारा पानी है, हाँ के ना, और फिर उसके ऊपर क्या है, एयर, जबकि इसके ऊपर सिर्फ क्या है, एयर। मतलब प्रेशर एक तरीके से मैं कहूं तो इस पे ज्यादा है और इस पे कम नहीं है, बस समझ में। तो अगर मैं कहूं वापस से वही लॉजिक, लॉजिक क्या है कि P अपॉन रो जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी H प्लस काइनेटिक एनर्जी V² अपॉन 2G क्या है, कांस्टेंट। कोई डाउट? बर्नौलीज थ्योरम बस लिख ली मैंने। अब दोनों में क्या लिखा, प्रेशर P1 रो जी प्लस H1 प्लस V1 अपॉन 2G किसके बराबर, P2 अपॉन रो जी प्लस
H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। कोई डाउट यहाँ तक? तो दोबारा लिखा मैंने, कुछ भी नहीं, एक पे 1 पे एक जगह 2, बस खत्म। 1 मैंने बता दिया ये है और 2 बता दिया ये है। इसमें कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताओ। सोच के देखो, हाइट पॉइंट कौन सा? सेकंड पॉइंट ये ना, ये बाहर है पानी के ब्लॉक ब्लॉक के, जो पानी बाहर निकल गया, लेकिन अब उसकी हाइट चेंज नहीं हुई, बस बाहर ही निकला है, जस्ट बाहर निकला है, तो उसको पकड़ लिया मैंने। इसको 2 माना और इसको 1 माना। अच्छा 1 पे सोचो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, मतलब पी नॉट, और पानी का भी प्रेशर लग रहा है। पानी का प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। नहीं आई बस डिवाइडेड बाय रो जी। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। अच्छा हाइट सोचो, ये पानी और ये पानी क्या हॉरिजॉन्टली सेम हाइट पे है? दोनों पानी के पार्टिकल्स क्या सेम हाइट पे हैं? अगर सेम हाइट पे हैं तो मैं क्या लिखूंगा इसको? एच। इसको भी और दूसरे वाले को भी, क्या दोनों की हाइट H1 लिख सकता हूँ? हाँ के ना? कैपिटल एच लिख लेते हैं। अच्छा 1 जो पार्टिकल है वो तो चल ही नहीं रहा, वो तो रेस्ट पे है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहाँ पे सिर्फ पानी है, सॉरी एयर है, तो पी नॉट अपॉन रो जी, प्लस हाइट इसकी सेम है, प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज बता। पक्का क्लैरिटी है? इसको एच डैश ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा हम लोग, ये सेट से थोड़ा अलग है। क्लैरिटी है नहीं यहाँ तक? क्या? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया प्रेशर तक? इसके बाद ये वाला पार्टिकल की हाइट कितनी है? H डैश, तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी? H डैश। ये कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी। ये कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी का। और ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। इसमें कोई डाउट? तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, mg से डिवाइड कर दिया, बस h रह गया। तो यहाँ पे इस पार्टिकल की हाइट कितनी है? एक तरीके से जमीन से h डैश। नहीं आई बात समझ में? पक्का h डैश। अच्छा दूसरे की हाइट किधर है? वो भी h डैश ही है, सेम हाइट पे तो है। आ रहा हूँ मैं, पहले इस पे ये चीज क्लियर है या नहीं? अच्छा ये जो 1 पार्टिकल है वो चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं, तो वेलोसिटी, ये वाला चल रहा है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। कोई डाउट? पक्का? फॉक के अलावा कुछ और भी चल रहा है? ओके, फिर हम क्या कह रहे हैं? पी नॉट अपॉन रो जी, तो पी नॉट अपॉन रो जी से पी नॉट अपॉन रो जी कट गया, एच डैश से एच डैश कट गया, बचा कितना? रो जी कैपिटल एच डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G। रो जी ने रो जी को भी काट दिया, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G। एक तरीके से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी रूट टाइम्स ऑफ 2G। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? ये वेलोसिटी किसकी है? इस पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा जैसे ही ये यहाँ से निकली, जो वेलोसिटी मिली वो कैसी मिली? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मिली तो इसका मतलब वो कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी। क्या ये बात समझ में आई है? और इसमें काइनेमेटिक्स लग जाती है। काइनेमेटिक्स कैसे? क्योंकि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट वर्टिकल में है ही नहीं, प्रोजेक्टाइल टाइप, तो हम कह रहे हैं भैया इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है वाई डायरेक्शन में, हाँ क्या ना? अच्छा कितनी हाइट नीचे गिरना है उसको? एक तरीके से जो वाई कोऑर्डिनेट है माइनस एच डैश। कोई डाउट? अच्छा एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी। क्लियर है नहीं? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक तरीके से। फाइनल वेलोसिटी एक तरीके से मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? तो हम कहेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी। डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे गिरा? माइनस एच डैश। इनिशियल वेलोसिटी 0 वाई डायरेक्शन में, हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, 2h डैश अपॉन जी का अंडर रूट। ये क्या आ गया? टी। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं। पक्का क्लैरिटी है? तो रूट टाइम्स ऑफ 2h डैश अपॉन जी किसके बराबर? टी के बराबर। करेक्ट है भाई? यही टाइम अब यहाँ देखो, जो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में दी, अब हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? रूट टाइम्स ऑफ जी एच, और टाइम कितना? रूट टाइम्स ऑफ 2h डैश अपॉन जी। नहीं यही बात समझ में आई? तो हेंस कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एच डैश। भाई पढ़ा क्या जो है वो है।
मैंने तो रेंज भी निकाल दिया आगे। हमने तो पहले वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स थी एक्चुअली, जो मोटा मोटा है। उसके बाद उसका अगला जो करना है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, मतलब जिसमें प्रोजेक्टाइल आ जाता है। इसी का एक स्पेसिफिक केस, अभी तो बहुत आसान है ये, मतलब अगर वैसे वो इसका बहुत आसान सवाल है। डिफिकल्ट तो इसके बाद आता है। क्योंकि तू तो नीट की तैयारी कर रही है, तो कोई मतलब नहीं है इसको, शायद मैं एक बार दिखा दूं। हमारे स्कूल में तो उतना नहीं आएगा। हाँ स्कूल में इतना, स्कूल में ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तक आएगा, मतलब मोटा मोटा जो वेलोसिटी निकालनी है ना ई फ्लक्स की, ये भी आ सकती है। और इसको प्रोजेक्टाइल से मिला के मेरे हिसाब से तो ये भी आ सकता है यार, इफ आई टेल यू। मतलब ये आना चाहिए, ये है। आएगा नहीं तो पता नहीं। लेकिन ये कि दो चीजों को रिलेट करके कैसे आप लोगों को मान लो कि डराया जा सकता है, या मान लो अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, तुम कैसे ही मान सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अलग से कोई फोर्स नहीं लग रही। वर्टिकल में जीरो दे रखी है, तो वर्टिकल धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे सिंपल पार्टिकल की बढ़ती है, अगर कोई चीज ड्रॉप करते हो तो एक प्रोजेक्टाइल बनेगा, प्रोजेक्टाइल की रेंज से आ जाएगी। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लैरिटी है? एक बार लिख लो, चलो थोड़ा फील आ जाएगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, क्योंकि वेरिएबल काफी ज्यादा हो गए हैं आज के दिन में, बस इसलिए लिख लो।